प्रिय छात्रों, आधुनिक इतिहास के क्लास में अभी तक आप लोगों ने बंगाल प्रांत पढ़ा था। उसके पहले यूरोपियों का भारत में आगमन पढ़ा था। बंगाल प्रांत पढ़ाने के पश्चात आगे हमने शुरू किया था गवर्नर जनरल वगैरह के बारे में, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछा करता है, जिस पे बच्चों का ध्यान नहीं जाता। और उसी गवर्नर जनरल को ले करके, चूँकि इनसे क्वेश्चन अक्सर परीक्षाओं में पूछ देता है, तो इसी गवर्नर जनरल में रॉबर्ट क्लाइव के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में पढ़े। वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद आपका हम लोग कॉर्नवालिस के बारे में पढ़े। तो उसके बाद जो भी प्रमुख गवर्नर जनरल हैं उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों को अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं, जिसमें अगला जो गवर्नर जनरल है वो है आपका लॉर्ड वेलेज़ली। लॉर्ड वेलेज़ली। और इस लॉर्ड वेलेज़ली से कौन कौन महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो लॉर्ड वेलेज़ली जो है, इसे बंगाल का टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि सहायक संधि प्रथा लागू, सहायक संधि प्रथा लागू किया था। संधि प्रथा लागू। तो एक क्वेश्चन आपका बन गया कि सहायक संधि प्रथा किसके द्वारा लागू की गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड वेलेज़ली। और ये जो लॉर्ड वेलेज़ली था, इसने सहायक संधि प्रथा लागू किया था। और इस सहायक संधि प्रथा के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि ये जो सहायक संधि प्रथा हुआ करती थी, इसके अंतर्गत प्रत्येक देसी नरेश को या देसी राजा को ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व स्वीकार करना पड़ता था। उसके साथ साथ भारतीय राजाओं को अपने साम्राज्य में एक अंग्रेज़ी रेजिमेंट रखनी पड़ती थी। और कोई भी देसी नरेश जो था वो अपने यहाँ किसी विदेशी को नौकर नहीं रख सकता था। तो ये एक तरीके से आपका सहायक संधि का मूल सार था। और इसी सहायक संधि प्रथा को लागू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वेलेज़ली। अब इसमें सहायक संधि प्रथा लागू किया तो इसको अपनाने वाले राज्य कौन कौन से थे, मतलब सहायक संधि प्रथा स्वीकार किन किन राज्यों द्वारा किया गया। तो अगला आपका पॉइंट बन जाता है स्वीकार करने वाले राज्य। स्वीकार करने वाले राज्य। तो स्वीकार करने वाले राज्यों में आपका हैदराबाद है, मैसूर है, तंजौर है, अवध है। हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध। तो ये जितने भी देसी प्रांत थे, इन देसी प्रांतों के द्वारा या देसी राजाओं के द्वारा हैदराबाद की रियासत और उसके बाद मैसूर, तंजौर और अवध, यहाँ के राजाओं ने सहायक संधि प्रथा को स्वीकार किया था। उसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन बन जाता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज, विलियम कॉलेज की स्थापना। और इसी लॉर्ड वेलेज़ली के शासनकाल में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। और ये स्थापना कहाँ पर की गई? कलकत्ता में। कलकत्ता में। तो इस तरीके से वेलेज़ली पे आपका केवल 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सहायक संधि प्रथा लागू किसके द्वारा किया गया। तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेज़ली। और इस सहायक संधि प्रथा को स्वीकार करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो आपका हैदराबाद, मैसूर, तंजौर और अवध। उसके बाद से इसी वेलेज़ली के शासनकाल में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। अब हम लोग आते हैं अगले गवर्नर जनरल के ऊपर। और अगला गवर्नर जनरल जो है आपका है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक। और ये जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है, इसके बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ। अब ये जो विलियम बेंटिक है, इसके शासनकाल में आपका 1833 का चार्टर एक्ट लागू हुआ था। 1833 का चार्टर एक्ट। और इसी 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ये क्या बन गया? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल। तो ये आपका क्वेश्चन
अधिकांशतः पूछता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ। अब जैसे कि शुरू में हम लोग पढ़े थे रॉबर्ट क्लाइव के बारे में कि रॉबर्ट क्लाइव जो था वो बंगाल का प्रथम गवर्नर बना। उसके बाद से बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना, तो उसका आंसर आपका निकल आता है वॉरेन हेस्टिंग्स। ये सारे क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से एक आध दो क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में अक्सर पूछ देता है। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। अगर इस तरीके से न याद हो तो इस तरीके से आप लोग याद करिए कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में आया और इसी एक्ट के अंतर्गत वो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। और उसके पश्चात इसको याद करने के लिए कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में 1833 का चार्टर एक्ट आया और इसी चार्टर एक्ट के अंतर्गत यह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। अब इसके द्वारा जो किए गए महत्वपूर्ण कार्य हैं, इसके द्वारा सती प्रथा, नर बलि, बाल हत्या, ये सारे जो कुप्रथाएं चली थीं, ठगी प्रथा, तो ये जो भारत में सामाजिक कुरीतियां व्याप्त थीं, इसी सामाजिक कुरीतियों को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अधिनियम ला करके पूर्ण रूप से क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। इस पे जो आपका क्वेश्चन आया था, ये अभी आपका 30 सितंबर 2022 को जो आपका बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था, उसी बिहार पीसीएस के एग्ज़ाम में इस पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपकी उसमें परीक्षा में था कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया, ठगी प्रथा का अंत किया, उसके बाद से दास प्रथा का अंत किया, और केवल कथन एक सही है, कथन एक और दो सही है, एक दो दोनों सही है, इनमें से कोई सही नहीं है। तो इस तरीके से जब क्वेश्चन पूछा था तो अब इसमें विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत कर रहा और ठगी प्रथा का, जबकि दास प्रथा का उन्मूलन के संबंध में इसने कोई कानून नहीं लाया था। तो इस तरीके से ये दो क्वेश्चन हो गया। उसके बाद से तीसरा क्वेश्चन ये आ जाता है कि मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी, मेडिकल कॉलेज की स्थापना। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में मेडिकल कॉलेज की क्या हुई, स्थापना हुई। और ये मेडिकल कॉलेज, भारत का प्रथम मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया, तो ये कलकत्ता में स्थापित किया गया। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक से केवल 3 क्वेश्चन कि 1833 का चार्टर एक्ट जब लागू हुआ तो यह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। उसके बाद से सती प्रथा, नर बलि, बाल हत्या तथा ठगी प्रथा का इसने क्या किया, अंत किया, और इसके शासनकाल में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी। अब आते हैं जो अगला आपका गवर्नर जनरल है, वो है आपका मुख्य रूप से लॉर्ड डलहौजी। चूँकि देखिए थोड़ा सा हम ये गवर्नर जनरल में केवल मोस्ट इम्पॉर्टेंट गवर्नर जनरल को ही मैं टच कर रहा हूँ। इसके बीच में बहुत सारे गवर्नर जनरल हुए, जिसका मतलब कि व्याख्या के रूप में जब मैं डिटेल इसका पढ़ाना शुरू करूंगा मॉडर्न हिस्ट्री, तो उसमें जितने भी आपके मुख्य मुख्य गवर्नर जनरल हैं उनके द्वारा किए गए कार्यों को हम डिटेल उसमें व्याख्या के रूप में प्रस्तुत करेंगे। जैसे कि इसी लॉर्ड विलियम बेंटिक के बाद से आपका लॉर्ड मेटकाफ हुआ, लॉर्ड ऑकलैंड हुआ, लॉर्ड एलनबरो हुआ, लेकिन इससे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम रहती है। इस वजह से इन चारों गवर्नर जनरल को हमने डिनाई कर दिया। अब जो अगला गवर्नर जनरल आता है वो है आपका लॉर्ड डलहौजी, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट के रूप में माना जाता है। और इसी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा बहुत से काम किए गए थे, जिसमें इसके द्वारा हड़प नीति का सिद्धांत लागू किया गया था। और इसी हड़प नीति को लेकर के आपका भिन्न भिन्न शब्दों से क्वेश्चन पूछा करता है। तो आपका अगली हेडिंग क्या हो जाएगी, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। और इस लॉर्ड डलहौजी से संबंधित जो भी क्वेश्चंस आते हैं आपकी परीक्षाओं में, इसको आधुनिक भारत का निर्माता कहा गया। क्या कहा गया, आधुनिक भारत का निर्माता, भारत का निर्माता।
अब जैसे कि गवर्नर जनरल में कुछ ऐसे भी गवर्नर जनरल हुए जो भारत के निर्माण में अपना काफ़ी योगदान रखे, तो उसी योगदान में लॉर्ड डलहौजी का प्रमुख योगदान है और इसके द्वारा आधुनिक भारत का निर्माता कहा गया। इसी तरीके से लॉर्ड रिपन को हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो उसी लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने भारतीयों के फेवर में बहुत सारा कार्य किया था। इस कारण से लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक लेडी विथ लैम्प के नाम से फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने बोला था। तो अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि आधुनिक भारत का निर्माता अंग्रेजों के शासनकाल में किसे कहा जाता है, तो आंसर क्या जाएगा? लॉर्ड डलहौजी। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन बनता है, इसके द्वारा क्या लागू किया गया? हड़प नीति। हड़प नीति, या फिर दूसरा इसी को कह देता है राज्य अपहरण नीति, राज्य व्यपहरण नीति, व्यपहरण नीति। या अगर इन दोनों को अगर पूछ दिया तो इसकी इंग्लिश कभी कभी पूछ देता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो इस तरीके से ये तीनों क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में आ जाता है कि हड़प नीति किसके द्वारा लागू की गई, दूसरा राज्य व्यपहरण नीति किसके द्वारा लागू की गई, या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का प्रतिपादक कौन था। तो इन तीनों का आंसर क्या चला जाएगा आपका? लॉर्ड डलहौजी। और ये जो राज्य अपहरण नीति थी या व्यपहरण नीति थी, इसका मूल सिद्धांत क्या था? तो इस मूल सिद्धांत के संबंध में थोड़ा सा जान लीजिए कि ऐसी रियासतें, ऐसी देसी रियासतें जो पूर्ण रूप से क्या थीं? स्वतंत्र थीं। तो उस जब पूर्ण रूप से स्वतंत्र थी तो उनके मामलों में अंग्रेज जो थे वो किसी प्रकार का दखलंदाजी नहीं देते थे। दूसरा ये कंडीशन था कि ऐसी रियासतें जो अंग्रेजी शासन के अधीन थी, पहला तो आपका ये हो गया कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र थी तो कोई दखल नहीं दिया जाएगा। दूसरा ये हो गया कि ऐसी रियासतें जो अंग्रेजों के अधीन हुआ करती थीं, गवर्नर जनरल के आदेश के बिना कोई भी गोद या उत्तराधिकार नहीं ले सकता था। उसके बाद तीसरा आपका था कि ऐसी रियासतें जिसकी की स्थापना अंग्रेज़ों ने किया था। अब अंग्रेज़ों ने ऐसी स्थापना किया था और उस पर पूर्ण नियंत्रण अंग्रेज़ों का था, उन्हें गोद लेने की आज्ञा दी ही नहीं जाएगी। तो इस तरीके से पहला कि आपका ऐसी रियासतें जो स्वतंत्र थीं, गवर्नर जनरल के आदेश के बिना, मतलब स्वतंत्र थीं और उसमें किसी प्रकार का कोई दखल नहीं दिया जाता था। ऐसी रियासतें जिसमें कि अंग्रेजी शासन के अधीन थी, गवर्नर जनरल के आदेश के बिना गोद लेने की अनुमति नहीं थी। गोद लेने का मतलब ये हो गया कि जैसे उस समय जो देसी राजा हुआ करते थे, भारत के राजा हुआ करते थे, उन राजाओं का अगर कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था तो ये लोग किसी न किसी बच्चे को एडॉप्ट कर लेते थे, गोद ले लेते थे और उसे अपना राजा घोषित करते थे। तो वो आपका इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या कर दिया गया? आदेश के लिए अनुपालन कर दिया गया। तीसरा ये कि जो पूर्ण रूप से नियंत्रित थी वो किसी भी प्रकार से कोई गोद नहीं ले सकता था। तो ये सारी चीज़ें तो आपका एक तरीके से मेंस वगैरह के लिए होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपका ये हो गया कि हड़प नीति या राज्य व्यपहरण नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत किसने लागू किया? तो याद कर लीजिए, और वो है आपका लॉर्ड डलहौजी। उसके पश्चात ये क्वेश्चन पूछता है कि इस नीति के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन था? विलय किया गया प्रथम राज्य, विलय किया गया प्रथम राज्य। तो इस नीति के अंतर्गत जो विलय किया गया प्रथम राज्य था वो था आपका सतारा। वो कौन सा था? सतारा। और ये सतारा आपका कहाँ पड़ता है? तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है। तो इस तरीके से ये दो क्वेश्चन आपका मुख्य रूप से इसको याद रखिएगा, तीन क्वेश्चन कि आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहते हैं, हड़प नीति किसने लागू किया और विलय किया गया, इस नीति के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा था। अब तीसरा जो क्वेश्चन इस पर बनता है कि इसके शासनकाल में प्रथम रेल चलाई गई, प्रथम रेल चलाई गई। और ये जो प्रथम रेल चलाई गई थी ये कब चलाई गई? तो ये 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। 16 अप्रैल 1853। कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी ये भी क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछ चुका है। तो बम्बई से ठाणे, बम्बई से ठाणे के मध्य। और ये जो बम्बई से ठाणे के मध्य चलाई गई ये कुल कितना किलोमीटर चलाई गई थी?
34 किलोमीटर। और जो चलाई गई उस रेल का नाम क्या था? तो उस रेल का नाम था ब्लैक ब्यूटी। ब्लैक ब्यूटी। ब्लैक ब्यूटी। तो ये याद रखिएगा कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में प्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से ठाणे के मध्य 34 किलोमीटर चलाई गई, जिसका नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी था। और इस रेल मार्ग का निर्माण जो किया गया था वो ग्रेट इंडियन पेंसुलुला द्वारा किया गया था, जो ब्रिटेन की कंपनी हुआ करती थी। और उसके पश्चात इसके द्वारा क्या किया गया? डाक विभाग की स्थापना की गई। डाक विभाग की स्थापना। और ये डाक विभाग की स्थापना इसने 1850 ईस्वी में किया। और इसी डाक विभाग की जब स्थापना किया तो इसने डाक टिकट का प्रचलन भी कर दिया। डाक टिकट का प्रचलन। और डाक टिकट के प्रचलन में अब एक तरीके से सरकार को राजस्व प्राप्त होने लगा। और लेकिन ये कब किया था? आपका 1854 में। और स्थापना इसकी कब किया था? 1850 ईस्वी में। तो डाक टिकट की स्थापना किसके द्वारा? डाक विभाग की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई। और इसी लॉर्ड डलहौजी ने जब डाक विभाग की स्थापना किया तो जाहिर सी बात है कि डाक टिकट का भी इसने प्रचलन किया होगा। उसके बाद से इसके द्वारा लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई। लोक निर्माण विभाग की स्थापना किया। तो इस तरीके से ये मुख्य रूप से आपके 4-5 क्वेश्चन लॉर्ड डलहौजी पे आपकी परीक्षाओं में पूछा करता है। उसके पश्चात अब जो अगला आ रहा है वो आपका गवर्नर जनरल आपका होगा लॉर्ड कैनिंग। तो स्क्रीनशॉट लेना हो तो इसको ले लीजिए, जो 4-5 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट के रूप में हमने बताया है। अब अगला जो आएगा वो है आपका लॉर्ड कैनिंग। तो हेडिंग बना लीजिए आपको लोग, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। और ये जो लॉर्ड कैनिंग है इसका जो शासनकाल है वो है आपका 1856 से लेकर के आपका 1862 ईस्वी तक। 1856 से 1862 ईस्वी। और इसी लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1856 से 1862 के मध्य कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए। और इस महत्वपूर्ण कार्य में ये कंटिन्यू किया था। तो कंटिन्यू में आपका पहले ईयर कौन सा आया? 1856। फिर अगला ईयर कौन आ जाएगा? 1857। फिर अगला ईयर 1858। फिर अगला ईयर 1859। अगला ईयर 1860। और उसके बाद से 1861, 1862। तो ये जो 1856 से लेकर के 1862 तक जो भी कार्य किया ये कंटिन्यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्य किया था, जिसमें आपका 1856 में इसने क्या किया? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में आता भी है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके द्वारा लागू किया गया और किस सन में लागू किया गया? तो वो आपका 1856 हो जाएगा। और ये 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में पारित हुआ। अब 1857 क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इसी 1857 की इसके शासनकाल में क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति हुई। और जब 1857 की क्रांति हुई तो इसी 1857 की क्रांति के पश्चात आपका 1 नवंबर 1858 को 1 नवंबर 1858 को एक नया अधिनियम पारित किया गया। इस 1857 की क्रांति में एक और पॉइंट आप लोग जोड़ लीजिएगा कि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। विश्वविद्यालय 1857 में विश्वविद्यालय की क्या हुई थी? स्थापना। अब वो विश्वविद्यालय कौन कौन स्थापित किए गए थे? तो इसमें भी क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछ देता है कि 1857 में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और वो है आपका कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। ये 3 विश्वविद्यालय की स्थापना कब हो रही है? आपका 1857 ईस्वी में। इसके साथ साथ यूपी में
क्वेश्चन ये पूछ देता है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई थी वो आपका 1866 ईस्वी में की गई थी। ये यूपी स्पेशल वगैरह में क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछ देता है। अब 1858, 1 नवंबर 1858 को क्या हो रहा है, तो ये अधिनियम पारित हो रहा है। और जब ये अधिनियम पारित हुआ उसी के बाद से आपका लॉर्ड कैनिंग जो था ये क्या बन गया, प्रथम वायसराय। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में भी पूछता है, वायसराय कि भारत का प्रथम वायसराय कौन बना। तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना था। किस अधिनियम के अंतर्गत, तो आपका 1 नवंबर 1858 अधिनियम। और इसी 1858 अधिनियम को भारत शासन अधिनियम 1858 के नाम से भी जाना जाता है। और इसी अधिनियम के अंतर्गत भारत से मुगल वंश के अंत की घोषणा की गई। उसके साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभुत्व को भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो इस तरीके से आप 2 पॉइंट इसमें नोट कर सकते हैं कि मुगल वंश के अंत की घोषणा कब की गई, तो 1858 में। और उसके बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभुत्व को कब समाप्त किया गया, तो 1858 में। और इसी अधिनियम के अंतर्गत ये भारत का प्रथम वायसराय बना, जिसका नाम क्या था, लॉर्ड कैनिंग। ये आपका क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आपका 1859 ईस्वी में इसके द्वारा करेंसी एक्ट पारित किया गया था। करेंसी एक्ट पारित, हालांकि इस पे क्वेश्चन कम आता है, लेकिन फिर भी हम बता दिए कि ये 1859 में कंटिन्यूएशन में करेंसी एक्ट इसने पारित किया था। तो इस पे क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में कम पूछता है कि करेंसी एक्ट कब लागू हुआ। तो मुख्य रूप से आपका अगला आ जाता है 1860। और इसी 1860 में आईपीसी का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। आईपीसी का निर्माण, आईपीसी बोले तो इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता। और इस भारतीय दंड संहिता का निर्माण कब हुआ था, तो 1860 ईस्वी में। और ये लागू कब की गई थी, तो ये आईपीसी का निर्माण 1860 में हुआ था, लेकिन ये लागू हुई थी 1862 ईस्वी में। अब इसी आईपीसी का निर्माणकर्ता कौन था, ये भी क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में आने की संभावना बनती है। तो इसका निर्माणकर्ता आपका लॉर्ड मैकाले। देखिए आजकल के स्ट्रेटजी को हमने देखा कि कुछ परीक्षाओं में 1-2 क्वेश्चन, कुछ क्या हर परीक्षा में, चाहे वो इंटर लेवल का हो, चाहे ग्रेजुएशन लेवल का कोई एग्ज़ाम हो, वनडे एग्ज़ाम हो, उन सभी एग्ज़ाम्स में आपका क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आपका अधिनियम से ज़रूर पूछता है। जैसे कि SC/ST एक्ट कब पारित हुआ, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब पारित हुआ, भारतीय दंड संहिता कब लागू की गई। तो थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन जो भी ये पूछ रहा है, आप लोग अधिनियम पर भी फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए। तो इसी आईपीसी का निर्माण, जिसमें कि भारत में जितने भी क्राइम होते हैं उस सभी अपराधों का वर्णन इस आईपीसी में किया गया है, जिसका निर्माण 1860 में किसके द्वारा किया गया, तो लॉर्ड मैकाले के द्वारा। और ये लागू कब हुई थी, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, 1862 ईस्वी में आईपीसी लागू हुई थी। उसके बाद 1861 में इसने क्या किया, तो 1861 ईस्वी में इसने इंडियन हाई कोर्ट एक्ट लागू किया था। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम किस सन में आया था, तो 1861 ईस्वी में। और इसी इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के अंतर्गत 1862 ईस्वी में क्या इसने किया, तो इसने उच्च न्यायालय की स्थापना किया। उच्च न्यायालय की स्थापना। और ये जो उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी ये किस सन में हुई थी, तो 1862 ईस्वी में। और किन उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में की गई थी, तो इसमें आपका हो जाएगा कलकत्ता, बम्बई, मद्रास। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास। और इसी 3 उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में हुई थी। और उसके पश्चात आपका इलाहाबाद में उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 ईस्वी में की गई थी। देख लीजिएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा। यहाँ पर जो है 1857 में विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में, जबकि 1862 ईस्वी में इन्हीं तीनों जगहों पर
हाई कोर्ट की स्थापना की जा रही है, और वो हाई कोर्ट आपका कलकत्ता, बम्बई, मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना, यहाँ पर अंडरलाइन, उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में की जा रही है, और उसी 3 जगहों पे जहाँ पर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अब यूपी में के लिए अगर पूछना है तो यूपी में आपका उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट स्थित है वो कहाँ स्थित है? इलाहाबाद। और इसी इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1866 ईस्वी में। जबकि यहाँ विश्वविद्यालय की स्थापना है, और इसी विश्वविद्यालय में आपका एक है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, और इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी 1887 ईस्वी में। तो इस तरीके से ये जो लॉर्ड कैनिंग है, इस लॉर्ड कैनिंग में आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है 1856, 1857, उसके बाद से इस 1858 में ये प्रथम वायसराय बना, ये याद कर लीजिएगा। उसके बाद से आईपीसी का निर्माण 1860 में मैकाले के द्वारा, और ये आईपीसी कब लागू की गई इसको भी याद कर लीजिएगा, 1862 में। उसके पश्चात आपका 1862 इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में से कोई भी हाई कोर्ट को लेकर के क्वेश्चन पूछ देता है कि इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी। उसके साथ साथ यूपी स्पेशल में एक क्वेश्चन आ जाता है कि आपका इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना किसके शासनकाल में की गई। तो इस तरीके से ये आपके लॉर्ड कैनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं। अब आते हैं अगला गवर्नर जनरल, कि अगला गवर्नर जनरल कौन है और उसके द्वारा महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन सा किया गया। तो अगले गवर्नर जनरल के संबंध में आ जाते हैं हम लोग लॉर्ड मेयो पे, और इसी लॉर्ड मेयो पर एक क्वेश्चन आपका अभी बिहार पीसीएस में क्वेश्चन पूछा था कि किसके शासनकाल में पहली जनगणना कराई गई थी। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अभी बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम हाल फिलहाल में 30 सितंबर को हुआ था, और जिसमें लॉर्ड विलियम बेंटिक से भी क्वेश्चन उठाया था। उसके बाद से दूसरा क्वेश्चन आपका लॉर्ड मेयो से आ रहा है, और ये लॉर्ड मेयो में एक केवल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और वो बनता है कि पहली जनगणना कब किसके शासनकाल में कराई गई थी। लॉर्ड मेयो, तो भारत में पहली जनगणना, भारत में प्रथम जनगणना, और ये जो प्रथम जनगणना कराई गई थी ये आपका कराया गया था लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। कब कराया गया था? तो 1872 ईस्वी। लेकिन ये जो जनगणना कराई गई थी ये किस प्रकार की जनगणना थी? तो ये प्रायोगिक जनगणना थी, प्रायोगिक जनगणना। अब ये प्रयोग के तौर पे लॉर्ड मेयो ने जनगणना को कराया था, और ये प्रयोग क्या रहा? सफल रहा। और जब सफल रहा तो इसी से संबंधित और भी जो क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में बनते हैं वो ये बनता है कि नियमित जनगणना किसके शासनकाल में कराई गई। नियमित जनगणना, तो ये भी आपका लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड रिपन। और इसी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 ईस्वी में आपका भारत में नियमित या रेगुलर जनगणना कराई गई, और उसी के पश्चात हर 10 वर्षों के पश्चात भारत में जनगणना होती रही है। अब अगर जनगणना उठाते हैं तो इधर बीच में देख रहा हूँ कि जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में बहुत सारे मिल जा रहे हैं। जैसे बिहार में ही बिहार स्पेशल से संबंधित जो जनगणना 2011 में कराई गई थी, उसी 2011 जनगणना पर आपका कम से कम 3-4 क्वेश्चन परीक्षाओं में था। तो ये तो मान लीजिए बिहार स्पेशल की बात थी, इस वजह से बिहार का स्पेशली पूछा। अगर आप यूपी का एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हैं तो उसमें यूपी की जनगणना के संबंध में ज़रूर देख लीजिएगा। उसके साथ साथ और भी क्वेश्चन आपका सेंट्रल के लिए एक तरीके से बन जाता है, या भारत के लिए बन जाता है कि जो 2011 की जनगणना हुई थी वो भारत के किस क्रम की जनगणना थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 15वीं जनगणना। उसके बाद से 2011 की जो जनगणना हुई वो स्वतंत्र भारत के किस क्रम की जनगणना थी? तो वो आपका स्वतंत्र भारत, यानी कि भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, और जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो 51 में भारत में जनगणना हुई, यानी कि 51 आपका पहला, 61 आपका दूसरा, 71 तीसरा, 1981 चौथा, 1991 पाँचवा, और 2001 छठवां, और 2011 कौन सा हो जाएगा? सातवां। यानी कि 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी।
उसके साथ साथ जनगणना किसका मुख्य विषय माना जाता है, तो ये संविधान वाले टॉपिक में हमने आपको अनुसूची के संबंध में जानकारी दिया हुआ है कि संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या आपका 12 अनुसूची हैं और उसी 12 अनुसूची में आपकी 7वीं अनुसूची में संघ सूची, केंद्र संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख है। तो ये जो जनगणना है ये संघ सूची का विषय है और वहाँ पर पॉलिटी वाले क्लास में, संविधान वाले क्लास में इसका डिटेल आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद से 2011 की जनगणना का नारा क्या था, ये भी क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछने की संभावना बनती है, क्योंकि बहुत सारे लड़के ये सोचते हैं कि अरे अब कहाँ 2011 का क्वेश्चन आएगा, लेकिन इधर भी जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उसमें जनगणना या सेंसस से क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में दिखाई दिया है। तो 2011 की जनगणना का जो प्रमुख नारा था वो हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। उसके साथ साथ 2011 की जनगणना का शुभंकर प्रतीक चिन्ह क्या था, तो 2011 की जनगणना का जो प्रतीक चिन्ह था वो आपका था प्रगणक शिक्षिका। तो इस तरीके से जब जनगणना की बात आई तो इस जनगणना से हमने 5-6 क्वेश्चन जो आपकी परीक्षाओं में आने की संभावना बनती है। उसके साथ साथ अगर स्टेट लेवल का आप पेपर दे रहे हैं तो यूपी की जनसंख्या के बारे में भी जान लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, जिला कौन सा है। उसके साथ साथ न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, न्यूनतम जन घनत्व वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। ये सब क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में स्टेट लेवल पे आने की संभावना बनती है। तो इस तरीके से लॉर्ड मेयो हो गया और लॉर्ड मेयो से संबंधित ये आपके क्वेश्चन सिर्फ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट के रूप में आपका एक क्वेश्चन कि भारत में प्रथम जनगणना या प्रायोगिक जनगणना, इस पर भी ध्यान दीजिएगा, प्रायोगिक और नियमित करके पूछ देता है तो दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है। अगर प्रायोगिक पूछेगा तो 1872 किसके शासनकाल में, लॉर्ड मेयो, जबकि रेगुलर या नियमित पूछेगा तो उस कंडीशन में किसका आंसर आ जाएगा, लॉर्ड रिपन और 1881। अब इस तरीके से आपका लॉर्ड मेयो हो गया। अब जो अगला गवर्नर जनरल आता है वो है आपका लॉर्ड रिपन, और ये जो लॉर्ड रिपन है इसके बारे में अब बाकी के जितने गवर्नर जनरल इंपॉर्टेंट बच रहे हैं उसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।